हाय एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ ये पार्ट मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले बस ये बोलना है मुझे कि दो बातें हैं। पहली बात तो लाइक बहुत सारी हार्डवर्क की थी रक्षिता ने। इस उसकी एनालिसिस में आपको दिखेगा जो भी चीज़ें उसने बताई कि क्या प्रिपेयर करना है आपको अभी एंड कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है, ये सारी चीज़ें उसने बताई। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मैंने इस वीडियो को भले ही टाइम स्टैम्प्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। पिछली कुछ वीडियो से मैं ट्राई कर रहा हूँ आपका टाइम सेव करने के लिए इन टाइम स्टैम्प्स को मेंशन कर देता हूँ कि आप क्लिक करो तो सीधे वीडियो के स्पॉट पे पहुँच जाओ जो भी आपको देखना है, ठीक है। अब बिकॉज ये वीडियो लंबी है तो इसमें ऑफकोर्स टाइम स्टैम्प्स बनाने में मुझे टाइम लगेगा एंड वो फिर भी आएगा, डोंट वरी, वो आएगा। एंड वंस द टाइम स्टैम्प्स आर आउट, मैं चाहता हूँ कि टाइम स्टैम्प्स पर ही मत रिलाई करना, क्योंकि कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कॉन्वर्सेशन में स्कैटर्ड है, ठीक है। उनको स्ट्रिक्टली डिवाइड नहीं किया था तक नहीं, इतने से इतनी देर के बीच में हमने सिर्फ जीके के बारे में बात की है। तो जीके के बारे में एक्चुअली ये है ऐसा कि जीके के बारे में हमने थ्रू आउट द वीडियो पार्ट्स एंड टेट्स एंड बिट्स में बात की हुई है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है, ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में आके देखो, हर दिन थोड़ा थोड़ा आके देख लो। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि तुम इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना एंड ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं देखो, बट अगर हो सकता है तो पूरी वीडियो देखना। एंड इट्स नॉट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू वॉच द एंटायर वीडियो, बट जितना मैंने कोशिश की है एंड रचिता ने जितने अच्छे से किया है, आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सट्रैक्ट द फुल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पूरा का पूरा फ़ायदा उठाओ उससे। वेलकम टू माई चैनल एंड आज हमारे साथ हैं रक्षिता हरिपुष्प, जो कि ऑल इंडिया रैंक 157 थी लास्ट ईयर NCHM में, विच इज़ 2021। एंड मुझे लग रहा था कि मैंने कई सारी वीडियोस अपने बारे में बना दी कि मेरी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, और एक सेकंड पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी हो गया था चैनल पे आना, बिकॉज पूरे यूट्यूब पर ना बहुत ज़्यादा ऐसे ही मतलब इंटरव्यूज़ हैं जिनमें बहुत कॉमन स्ट्रैटेजीज़ बोली गई हैं। इन डिटेल ये चीज़ें लाना मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने रक्षिता को इंट्रोड्यूस किया इस वीडियो में एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू प्रिपेयर इन द नेक्स्ट 14 डेज एंड रक्षिता के बारे में थोड़ी बहुत बातें हैं वीडियो में। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। रक्षिता का अपना एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छे कुकिंग स्किल्स शो करती है एंड ब्लॉगिंग करती है। एक्चुअली वो रेस्टोरेंट्स वगैरह का फूड ब्लॉगिंग जिसे कहते हैं वो करती है, तो आप उसे जाके भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा इंस्टाग्राम पेज का, एंड कमेंट्स में भी पिन कर दूँगा। विद दैट बीइंग सेड, वी कैन स्ट्रेट अवे गेट इनटू द इंट्रोडक्शन and the interview of Rakshita Haripushp, all in rank 157 of the year 2021 NCHM CT JEE. If you're watching this video, I would urge you to like the video, share it with your friends, and comment करना। Rakshita को thanks बोलना because she put in so much effort so that you could get the best help out there. So yeah, that being said, subscribe करो चैनल को अगर आप नए हो तो, and let's get straight to the part where we talk to Rakshita. Hi Rakshita, welcome to the channel. कैसे हो? Good morning, sir. How are you? I'm doing good. How are you? I'm good as well. Thank you so much, yaar, for coming to the channel and trying to help the students today with your experience, knowledge, and whatever it is. But yeah, I hope कि students को इससे बहुत help मिलेगी. So, can you थोड़ा सा अपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो। वैसे मैंने थोड़ा तो बता ही दिया अपनी तरफ से, बट थोड़ा सा आप बता दोगे तो ऐसा होगा कि दे विल गेट टू नो कि कितना रिलेट कर पा रहे हैं तुमसे और तुम्हारी प्रिपरेशन से। First of all, thank you so much, sir, for giving me this opportunity because ये मेरा ऐसा फर्स्ट इंटरव्यू है जिसमें मैं अपनी जर्नी ऐसे शेयर करने वाली हूँ NCHM JEE की। और मैं बेसिकली रक्षिता हरिपुष्प मेरा नाम है। आई बिलोंग टू सिटी वाराणसी। आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय BHU एंड अगर देखें तो इस फील्ड में क्यों आने का मन किया, ये सब चीजें अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पर ये था कि हॉबीज मेरी थी बहुत ज्यादा कुकिंग, और मुझे कंटेंट क्रिएशन करने का बहुत ज्यादा शौक था, तो ग्रेजुअली इस फील्ड में आने का इंटरेस्ट हो गया। ओके, विद दैट बीइंग सेड, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि यार मतलब मैंने पर्सनली चेक किया है रक्षिता का प्रोफाइल एंड इट्स वे टू गुड एंड फॉलोइंग भी उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इफ़ यू वांट यू कैन गो चेक हर इंस्टाग्राम प्रोफाइल आउट एंड यप, नाउ यू कैन कंटिन्यू। तो ऐसा कुछ गोल नहीं था मेरा क्लास 12th में कि मुझे, बेसिकली मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ, तो ये था हाँ नीट करना है, डॉक्टर बनना है, ये तो लेकिन स्कूल के ही टाइम से मैं कंटेंट क्रिएशन करती थी। तो जब ये एज अ सोर्स ऑफ इनकम बन गया तो मुझे खुद पे बिलीव हुआ कि इस फील्ड में कुछ किया जा सकता है, या कंटेंट क्रिएशन को एज अ फ्यूचर हम कहते हैं ना कि फ्यूचर में लेकर जा सकते हैं, उससे और ज्यादा कमा सकते हैं, कि अल्टीमेटली द गोल इज टू अर्न मनी, टू अर्न फेम।
Yeah, that यही is the सच है motivation. ये, Yeah, क्योंकि पैसा होगा तब सेटिस्फैक्शन होगी, तब हम सोसाइटी के लिए कुछ करने का प्लान कर पाएंगे। true. तो 12th में जब मुझे पता चला कि पहले मुझे आइडिया नहीं था कि ये एग्जाम कुछ होता है, मैंने सर्च किया कि कुछ होता है ऐसा कोर्स जिसमें कुकिंग सिखाई जाती हो या कुछ, क्योंकि मास्टर शेफ वगैरह सीखती थी तो उसमें तो साथ देखती थी, तो उसमें तो लोग वैसे एकदम रॉ हैंड होते हैं, उन्होंने कोई डिग्री तो करनी रखी होती है। Yeah, धीरे धीरे जब मैं जो शेफ्स वहाँ होते थे सेलिब्रिटी, उनकी जब मैंने प्रोफाइल पढ़ना शुरू की तो उसमें देखा कि अच्छा इन्होंने इस आइटम से किया है, इन्होंने फॉरेन से किया है, ये किया है, मतलब सेलिब्रिटी शेफ जितने भी थे इंडिया के, फॉरेन, ओवर द ग्लोब जितने भी, तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ अपने इंडिया में भी एक इंस्टीट्यूट है कॉल्ड IHM। IHMs, yeah. हाँ, तो So मतलब मेरी एकदम basically, स्क्रैप जो बोलते हैं ना, एकदम जीरो से स्टार्टिंग हुई है। ऐसा कुछ नहीं scratch. था कि मुझे सारी चीजें पता थी या मेरे फैमिली में कोई कुछ है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोथ आर प्रोफेसर इन BHU। Yeah, मतलब एकदम स्कूलिंग से ये था कि पढ़ाई लिखाई, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, इंजीनियर बनो, traditional ये वाला courses, माहौल right? था। I can relate you with on the point कि तुमने scratch से start किया, पूरी research खुद की थी and all, because same था मेरा भी, because कुछ पता नहीं था starting से. Okay, so this is how you got to know about IHMs, and फिर then पता you चला got कि into the एग्जाम best. होता है, फिर एग्जाम में क्या होता है, क्या क्या आते हैं, तो इट वाज क्वाइट इजी टू गेट इनटू, क्योंकि पेपर इतना कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है जितना हम हवा जैसा बना देते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत Yeah, the डिफिकल्ट hype है। is way too much. Yeah. बहुत ज्यादा इजी होता है। अगर किसी ने 12th तक आर्ट्स बैकग्राउंड लेकर भी पढ़ा है उसके लिए भी Yeah, उतना ही इजी है जितना जितना एक साइंस science वालों बैकग्राउंड के वाले लिए के लिए इजी है, true. क्योंकि 10+2 पूछी नहीं जाती है, पूछी जाती है आपकी 10 तक की नॉलेज, जो कि सबके लिए कॉमन होती है, बीइंग इट ICSE स्टूडेंट, CBSE स्टूडेंट, यूपी बोर्ड स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो। State board, yeah. होता है कि आपको माध्यम जो होता है पेपर करने का वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, तो अगर आप यूपी बोर्ड को भी बिलोंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पेपर नहीं दे सकते। तो True. लैंग्वेज और इसको तो कभी लेकर ये नहीं सोचना चाहिए कि Exactly. हाय तौबा हम आ नहीं सकते या हम आकर अच्छा कर नहीं सकते। True. तो एग्जाम दिया, जब एग्जाम में देखा कि ये आते हैं, जनरल नॉलेज है, मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, एक होता है एप्टीट्यूड जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, Yeah. लेकिन बच्चे समझते हैं उसको कि बहुत कठिन होता है। एग्जैक्टली, एकदम इजी होता है, बहुत नया इजी एलिमेंट होता है, है। तो स्टूडेंट्स लाइक आते दे आर वरीड कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ नहीं आएगा इसमें. सो द वो डील इज कि बहुत ज्यादा, फेस करो खुद, मतलब वो क्वेश्चन से खुद को फेस करो. तो मतलब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन टोटल 50 होते हैं, और वो मतलब टोटल जितना अगर आप उसको, अगर उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इफ यू आर गेटिंग इट राइट, तो आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर एक कर सकते हो। ट्रू. आई वुड से कि एग्जाम 150 मार्क्स का होता है, बट ये जो 50 मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं सर्विस एप्टीट्यूड के, ये बोनस स्कोर होते हैं आपका, तो आप जितना ज़्यादा पुश कर सकते हो अपने स्कोर को, इसकी हेल्प से डेफिनेटली करना चाहिए. तो विद दैट बीइंग सेड रक्षिता, मुझे ये क्वेश्चन था कि देखो दो क्वेश्चन हैं कि किस पॉइंट पर आकर आपने स्टार्टिंग की अपने प्रिपरेशन की, ठीक है, NCHM के लिए, एंड सेकंड जो आपके लास्ट 14 डेज थे, क्योंकि अब सिर्फ 14 डेज बचे हुए हैं एंड सबके अंदर ये है कि अगले 14 डेज में ऐसा क्या कर दूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए. एंड इसमें एक पॉइंट ऐड करना है कि अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने अभी तक प्रिपरेशन जीरो है, जिसकी अभी तक प्रिपरेशन जीरो स्टार्ट ही नहीं किया है, आपको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है अभी भी IHM पूसा में, एंड अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है नेक्स्ट 14 डेज में जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करनी है उन्हें प्रिपरेशन, तो प्लीज स्ट्रैटेजी बता दो. सबसे पहले मैंने स्टार्ट तब किया, तो ये सब चीजें मैंने स्टार्ट ही की जब मेरे बोर्ड शुरू हुए थे। ओके, सो यू वर ठीक है, मार्च का टाइम, फरवरी का टाइम था, हमारी प्रैक्टिकल्स खत्म हुए थे, उसके बाद 10-12 दिन बचे थे हमारे पास कि हमारे बोर्ड्स लिखने थे हमें। तो उस टाइम मुझे ये था कि पेरेंट्स को कन्विंस करना इस चीज के लिए सबसे बड़ी बात, एंड कन्विंस करना है तो बेस्ट कॉलेज ऑफ कोर्स चाहिए. हाँ, तो उनका ये था कि अगर आप इस टारगेट को हिट करोगे तभी हम अलाउ करेंगे कि आप इस फील्ड में जाओ. तो उस समय से मुझे देखा जब मैंने कि क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, तो उसमें ये था कि ये पोर्शन है, तो मैंने एप्टीट्यूड को बहुत लाइट रखा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा इतना तो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ऑन द पॉइंट उस चीज को कर ले जाऊंगी. एग्जैक्टली, एप्टीट्यूड में करना सिर्फ इतना सा होता है कि आपको एथिकली जो काम सही लगे वो चॉइस करनी है, बस दैट इज इट, इतना सा फंडा होता है इसका. एक फैक्टर था मैथ्स का, मैथ्स मेरी बहुत पुअर थी और वो मेरा सबसे मतलब लास्ट प्रायोरिटी थी पेपर में कि मुझे उस पे सबसे कम ध्यान देना है. जो आपका वीक पॉइंट होता है वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये मेरा वीक पॉइंट है. याद ऑडियंस को कि रक्षिता ने 12th में बायो ली थी, राइट, एंड इस वजह से उन्होंने मैथ्स सिर्फ 10 तक पढ़ी थी. तो अब सुन लो कितना मैटर करता है ये, प्लीज यू मे कंटिन्यू. तो अब अगर आपको आपकी वीकनेस पता चल जाती है कि आपकी वीकनेस ये है, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज होती है कि आपको पता है कि आपकी कमी है, तो आपको उस पर कैसे वर्क करना है. ट्रू दैट. तो स्ट्रैटेजी ये थी कि आपके पास पता चल गया ये सेक्टर्स हैं, आप पेपर निकालिए 10 साल का. जब आप पेपर निकालेंगे
10 साल के पेपर को देखेंगे, क्योंकि 10 साल ट्रेंड के पेपर समझते से हैं। आपको एक एनालिसिस हो जाती है कि पेपर एग्जैक्टली, में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। या यू ब्रेक द पेपर मैंने डाउन। देखा मैंने देखा इंग्लिश इंग्लिश इज सो इजी। पैराग्राफ की कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेजेस पूछे जाते हैं जिसको मुहावरे कहते हैं, कहावतें idioms and phrases, बोलते yeah, हैं, that is very important. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, Yeah, very good. Okay. ऑड वन आउट पूछे जाते हैं कि कौन सी स्पेलिंग सही है। कभी कभी क्या होता है कि कमेटी की स्पेलिंग जैसे डबल एम होगा नहीं होगा, आई डबल टी होगा कि नहीं होगा, डबल ई होगा कि नहीं होगा, Yeah, ये सब वो चीजें। बेसिकली ऑल्सो द स्पेलिंग टेस्ट जो होता है ऑड वन आउट जो कैरी रक्षिता, हमें लगता है कि दे कैन मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट वो बेसिकली जो हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं उनमें से ही आते हैं क्वेश्चंस, तो इतना कोई बड़ी डील बहुत नहीं है। हाँ, बहुत जर्नल चीजें पूछी जाती हैं जो आपको लगता है कि एकदम जनरली आ जाती हैं, और आप देखते हैं उस चीजों को, लेकिन आप कहते हैं कि अरे उस पर ध्यान नहीं दिया, काश दिया होता, ये चीज है। या तो इंग्लिश एक स्कोरिंग पोर्शन होता है अगर आप चीजों को समझ के कर रहे हैं। मैथ्स में मैंने देखा था कि मुझे परसेंटेज के क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि 10 तक मैंने परसेंटेज ठीक ठाक पढ़ी थी, तो लॉस गेन प्रॉफिट ये कर लिया, इंटीजर्स के क्वेश्चन कर लिया। आई थिंक परसेंटेज और रेशियो दो ऐसे टॉपिक्स हैं हाँ, जिनके बेसिस रेशियो पर, प्रपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज दो ऐसे टॉपिक हैं जिनकी बेसिस पर आप बहुत सारे सॉरी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मैन एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं बहुत लार्जली रिलाई करते हैं इन दो कॉन्सेप्ट पर। तो क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मैथ्स कमजोर है, तो मुझे उसमें से भी तो स्कोर करना ही था, क्योंकि क्या पता जीके में अगर मेरा पुअर स्कोर गया तो एक बैलेंस आउट करने के लिए स्कोर होना चाहिए। तो मैथ्स में आप देख लीजिए मेजर पोर्शन जो आपको आती है, जैसे मान लीजिए रेशियो प्रोपोर्शन आपको आती है तो आप उस पर फोकस करके जितने क्वेश्चंस आप उस पे हैं उसको लगा लीजिए। परसेंटेज आती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा सर ने कहा वो सब चीजें देख लीजिए। जो नहीं आती है उसको सीखने की कोशिश मत कीजिए, उतना टाइम नहीं होता आपके पास लास्ट मिनट कि आप स्पेशली उसको अब सीखें। 14 डेज में, जब 14 डेज बचे हुए हैं तो यू शुड नॉट पिक अप न्यू टॉपिक्स दैट यू डू नॉट नो। इंस्टेड जब भी आपको लगता है कि आपके मॉक में कोई चैप्टर आ रहा है एंड आपको लगा कि उसकी वजह से आपका कोई ऐसा टॉपिक जिसकी वजह से आपके 3-4 क्वेश्चन छूट गए, इन दैट केस आई वुड रिकमेंड, या फिर आई थिंक रचिता वुड एज वेल रिकमेंड, कि उस चैप्टर को एक बार उठा के समझने की कोशिश करो। नहीं आता है तो एज इट इज छोड़ दो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो यू शुड वर्क ऑन दैट टॉपिक। और उसके बाद जीके जीएस में बेसिकली मैं ये कहूंगी, या जो करंट अफेयर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वीडियो का, तो प्लीज ध्यान से सुनना जीके एंड जीएस के लिए क्या कह रही है रक्षिता। कभी भी ये मेरी कप ऑफ टी नहीं थी कि मैं 100% सब रट्टा मार लूं। मैं नहीं रही हूँ वैसी कि मैं पूरी चीजें हिस्ट्री सिविक्स पूरी रट के और धड़ाधड़ पेपर में लिख दिया, मेरे से वो नहीं होता था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपकी डेली लाइफ में हो रहा है कहीं पे, अब जैसे आईपीएल फॉर दैट मैटर, सॉरी आईपीएल फॉर दैट मैटर, लाइक आईपीएल फॉर दैट मैटर, या जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाते हैं, ये ओलंपिक्स हो जाते हैं, तो मतलब मैंने देखा था मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से थे, गेम्स स्पोर्ट्स, उसके बाद किसने कौन सी बुक लिखी, ऑथर्स एंड बुक्स, उसके बाद किस सेलिब्रिटी को कौन सी मतलब अवार्ड मिला। ओवर द ग्लोब ये जरूर देख लीजिएगा, अवार्ड वाले सेक्शन मैंने देखा था, ओवर द ग्लोब पूछा गया था। स्पोर्ट्स एंड बुक्स का मैंने देखा था कि इंग्लिश राइटर्स और इंग्लिश स्पोर्ट्स ये अपने इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को ही रखा था। बाकी उसके बाद अगर देखें तो कौन सा बिल नया गया है अभी, या कौन सा बिल पारित हुआ, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो अभी तुरंत हुआ है उस चीज पे ध्यान जाना चाहिए। कोई भी चीज जो अभी तुरंत हुई है या पिछले 6 महीने में हुई या उस पर कुछ चर्चा चल रही है, उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पूछ दिया तो वेल एंड गुड, नहीं पूछा तो कोई बात ही नहीं है। अब जैसे फार्मर्स लॉज आए थे तो वो तो ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ आप जिंदा हो। अगर आप जिंदा हो तो सुनना चाहिए चीजों को, या राइट। और उसके बाद अगर कोई स्टैचू बना या इंडिया में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसपे बहुत बस क्रिएट हो रखा है, वो चीजें पता होनी चाहिए। यस एग्जैक्टली, ओके। तो ये सब चीजें हैं जो पता होना चाहिए। एक चीज और है, जीके जीएस के सेक्शन में आता है कि आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एग्जाम दे रहे हो, मतलब आप आईएचएम में जा रहे हो तो आप होटल्स में जाओगे या अपना कुछ वेंचर स्टार्ट करोगे रिलेटेड टू होटल, तो आपको कुछ चीजें होटल इंडस्ट्री से भी पता होनी, जैसे कि इंटरनेशनल ब्रांड्स क्या हैं, अपने इंडिया के ब्रांड्स क्या हैं, या उनके फाउंडर्स कौन से रहे, कब वो, जैसे ताज ग्रुप कब बना, या आईटीसी कब बना। आईटीसी में अब जैसे ट्राइडेंट जो है वो किस ब्रांड का पार्ट है, वो ब्रांड क्या है, हाँ। इंटरनेशनल ब्रांड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे हयात है, एकॉर ग्रुप्स है,
तो ये सब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हेज़ी भी रहे आपके दिमाग में तब भी चलता है, पर पता या होना चाहिए कि ये चीज़ें यू शुड हैव होती हर्ड हैं। इट वंस, आपको याद नहीं करना है, बट आप उसके अक्रॉस एक बार खुद को ले जाओ, यू शुड रीड इट हुँ, वंस। हुँ, हुँ। और अरिहंत की बुक में 10 पन्ने भी नहीं होंगे, मुझे लगता है 8-6 पन्ने होंगे, उसको आप पढ़ लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट है, ट्रू, उसमें बहुत अच्छी अबाउट नॉलेज दी हुई है। होटल्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें। उसके लिए अलग से गूगल करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बुक उठाइए, बुक के वो 10 पन्ने, 5 पन्ने जितने भी हैं, पढ़ लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रखी हैं, कब बना, किसने बनाया, क्या स्पेशल फीचर्स है, सारे ग्रुप जितने भी होटल ग्रुप है सबकी दे रखी है, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Okay, so I should actually appreciate रक्षिता की research regarding this because usually candidates laziness show करते हैं या फिर इतना seriously नहीं लेते हैं किसी एक portion को, but इनकी research I applaud. Thank you थैंक so much यू। for the GK section. अब इसके बाद हमारा इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, GS हो गया, सर्विस एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग बचा हुआ है। तो रीजनिंग तो वैसे भी किसी ने स्कूल में फेस नहीं की है, तब हम हुँ, सीधे एंट्रेंस एग्जाम्स में आके फेस करते हैं। सो व्हाट अबाउट हुँ। दैट? रीजनिंग से मैंने कुछ नहीं किया था, एकदम ब्लाइंडली गई थी, 10 साल के पेपर उठाए थे मैंने। 10 साल के हर पेपर के हर क्वेश्चन पे अपना 100% एफर्ट लगाया था। गुड। जो जो चीजें मुझे नहीं पता थी कि हाँ ठीक है, मान लीजिए वन वर्ड होता है ना, एबीसी लिखा, सीरीज वाले जो हाँ, क्वेश्चन आते सीरीज हैं, या कुछ बॉक्स वाले आते हैं, क्यूब वाले आते हैं, ये सब चीजें मुझे पता था मेरे से क्यूब नहीं होगा, तो मैं कभी नहीं उस पर फोकस करती क्यूब थी। एज इन दैट डाइस थिंग। डाइस थिंग, यस, दैट्स इजी बट प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है, हाँ हाँ मेरा हाँ, गॉट इट, कमजोर मैथ्स, आई गेट इट, कमजोर आई गेट मैथ्स, इट, ठीक है ठीक है। तो मैं डाइस वाले क्वेश्चंस छोड़ देती थी। मैं मिरर इमेज पे ज्यादा ध्यान देती थी, वेरी गुड। मिरर पे आएगा, वाटर पे स्कोरिंग आएगा, तो क्या एरियाज, होना चाहिए, या ये चीजें बहुत इजी होती है, एक बार परसेप्शन, कंसेप्ट समझ लोगे तो इजी पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्लॉक वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक वाले एंड देन वो अल्फाबेट्स के बीच में रिलेशन होता है कि हाँ, और ई जे ओ टी हाँ, वाई वाला पढ़ाया गया, कभी मतलब कभी यू कैन डायरेक्टली कैलेंडर्स रीड के इट। भी आते हैं कि कैलेंडर्स, आज वेरी ये गुड। है तो 3 साल पहले या 3 साल बाद क्या होगा, ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, एंड ये एक एक कॉन्सेप्ट्स चीजों को बहुत उठा अच्छे के। से डिस्क्राइब किए गए हैं अरिहंत में, आप इन चैप्टर्स को आराम से पढ़ सकते हम्म, हो, कैलेंडर, सिलॉजिज्म, ये सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ सकते हो, तो अल्फाबेट टेस्ट ये सब पढ़ हाँ, सकते हो। और इसमें गलतियां होने की भी चांसेस रहती हैं, बहुत, इसलिए जितना प्रिसीजन आपका रहे उतना बेटर है। टाइम एग्जैक्टली, लीजिए उस क्वेश्चन पे, 1 मिनट अगर आप सोच रहे हैं कि आप 1 मिनट में करेंगे, तो आप 1 मिनट कंसंट्रेट होकर उसी क्वेश्चन को देखिए, ये मत सोचिए कि आगे बहुत से पीछे जो 50 छूट गए क्वेश्चन बचे क्वेश्चंस हैं। आगे बचे हाँ, हुए हैं, या गुड, क्योंकि पूरे पेपर में स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम अपना कॉन्फिडेंस ना लूज करें, भले या आपको पेपर आ रहा हो, पेपर ना आ रहा हो। कॉन्फिडेंस एक ऐसा मेजर रोल प्ले करता है कि आपका वो पेपर वही बहुत अच्छा करा सकता है और वही बहुत खराब करा सकता है। यस ट्रू। ये चीजें हैं। बात सही है कि अगर आप बहुत थोड़ा सा पेपर अच्छा गया ना, आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या कॉन्फिडेंट हो गए, तो आप आगे के सेक्शंस में गलतियां कर दोगे, एंड अगर हम्म, थोड़ा सा पेपर खराब गया ना, आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहे, तो आते हुए भी चीज़ें खराब कर दोगे। तो बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है अपने मेंटल स्टेट। अच्छा, 14 डेज की जो स्ट्रैटेजी लास्ट क्वेश्चन जो पिक किया गया था, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जितना आपने तैयारी की और जो आप एग्जाम देने जाने वाले हो। क्योंकि उस 14 डेज में आपको आपकी हेल्थ, आपकी मतलब मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों, या ट्रू, और उसके बाद आपने जितना पढ़ रखा है उस पे ये कॉन्फिडेंस रखना कि मैं अपना 100% पेपर में दे पाऊंगा। कॉन्फिडेंस उस समय भी बहुत मोटिवेटेड रहना उस समय बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मैटर करता है, क्योंकि उस समय मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कोई भी नया टॉपिक उठाओ, कुछ भी अलग से पढ़ो, सिर्फ 10 साल के पेपर, 15 साल के पेपर जितने आपके पास अवेलेबल हैं उसको उठाइए। उस पे 3 घंटे का अगर पेपर है तो 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट में करने की आप डेडलाइन रखिए कि मेरे पास टाइम ही है 2 घंटा 30 मिनट, क्योंकि बाकी का आपके पास होना चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस को जो आपने रेड मार्क करके रखे हैं कि रिव्यू करने के लिए रखा है, उस पे आप जा सको, उस पे आप, एक होता है ना जो तुक्का मारना कहते हैं कि मारा जा सकता है, नहीं मारा जा सकता है, उस पे जा सको। तो 14 डेज में मैंने ये किया था कि सारे पेपर लगाए थे, और पेपर लगाना सिर्फ ये नहीं कि बस आज 10 पेपर लगा लिए, आज 15 पेपर लगा लिए, पेपर लगाने के बाद एनालाइज करना कि इस पेपर में क्या गलती हुई आपसे, जो गलती हुई उसको अगले पेपर में कैसे सुधारना है, या जो टॉपिक्स उस टॉपिक्स को उठाना है जिसमें आप पढ़े थे लेकिन आप वो चीजें भूल गए, जैसे फॉर्मूलाज होते हैं। जो आपके काम करने के बाद भी एरियाज वीक रह गए हैं, उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग प्रोवाइड करनी है, तो वो करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हल्का सा काम करने पर आपको रिजल्ट जो होगा, वो आउटपुट जो होगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, एंड दैट इज़ वेरी स्मार्ट ऑफ अस। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, डेली बेसिस पे एनालिसिस करना, और उसके बाद उस पोर्शन को उठा के रिवाइज करना, और फिर उस पेपर को अपने उस मतलब नजरिए से देखना कि अच्छा ये चीज आती
तो ये क्वेश्चन को मैं इस तरह से कर ले जाती। ये चीजें मैटर बहुत करती हैं। 14 डेज में कोई नया टॉपिक मत उठाइए, सिर्फ और सिर्फ पेपर एनालिसिस की। सबके लिए 14 दिन 15 दिन बहुत मैटर करते हैं, हाफ ऑफ द मंथ की आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं पेपर पे, सिर्फ और सिर्फ पेपर पे, उसके एनालिसिस पे। एनालिसिस मैंने स्टार्टिंग से बहुत एम्फेसिस दिया इस बात पर कि मॉक टेस्ट आप जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ही ज़्यादा उसका एनालाइज करना, उसको सॉल्व करना। उसके अगर आपने मॉक को लगाते टाइम भी सिर्फ 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 200, तो मॉक को सॉल्व करने के बाद आप एक बार बैठो उन 200 के 200 क्वेश्चंस को आराम से टाइम लेके समझो कि वो पूछ क्या रहे हैं, तुम्हें करना कैसे अप्रोच उस क्वेश्चन को। ये सब चीज़ें देखो उन 200 के 200 क्वेश्चन को। सपोज यू सॉल्व 200 लाइक 10 मॉक्स इन 14 दिनों में, अगर आप 10 मॉक भी लगाते हो सिर्फ, तो भी आपके पास 2000 क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व किए हैं। एग्जैक्टली राइट, दैट गिव्स यू एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज टू टैकल दैट क्वेश्चंस। और मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगी, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई ऑलवेज हैड अ पेन एंड पेपर साइड बाय साइड जब मैं पेपर लगाती थी, या एक कलर्ड पेन, मान लो पिंक कलर की, ग्रीन कलर की, कोई भी एक कलर पेन जिससे आप पेपर नहीं लगा रहे हो, दूसरी पेन। राइट। और जो क्वेश्चंस मैं लगाती गई, एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना पेपर में 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता है, जीरो भी नहीं पता होता है। तो उस क्वेश्चन को मैं अलग से नोट करती थी। वेरी गुड, दैट बी इट जीके, बी इट जीएस, लॉजिकल रीजनिंग, कुछ भी, क्योंकि हर पेपर में आप कितना भी अपना 100% दो, पूरी चीजें तो आपको नहीं आती हैं, या तो आप बेस्ट देने की कोशिश करोगे। सम क्वेश्चंस ब्रिंग टू योर टॉप, नोटिस द टॉपिक्स जिनके बारे में एग्जैक्टली जैसे अभी आपने बोला कि क्लू ही नहीं है। तो सपोज आपने जीके में आज तक नहीं पढ़ा था कि एफएनबी ब्रांड्स ही कवर करने होते हैं, एंड एक क्वेश्चन आ गया कि मिनट मेड कौन सी ब्रांड का ड्रिंक है, तो वो आप उस क्वेश्चन के बेसिस पर आपको एक पूरा टॉपिक ही पता चल गया कि मुझे ये भी पढ़ना है। लाइक आई एम मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। Amazon का लोगो पे भी बहुत नोटिस करना होता। हमारे पेपर में आया था Amazon की लोगो में जो एरो जा रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये पूछा था। जैसे फ्लिपकार्ट है, Amazon है, बिग बाजार है, बिग बास्केट है, बहुत सारी चीजें जिसके लोगो हम डेली बेसिस पे अपने ऐप्स फोन में यूज करते हैं, पर कभी उसको इस तरह से सिग्निफिकेंस देकर देखते नहीं है। करते ये चीजें, बट लोगों पे भी बहुत श्योर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को नोटिस भी करते होंगे, इनसे रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पर देखते होंगे या फिर आर्टिकल्स पढ़ते होंगे। तो काफ़ी लोगों को ये पता होगा, इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अपलिफ्ट करना चाहिए कि ठीक है आप ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो तो मे बी द पेपर इज मेड फॉर यू टू क्रैक। माइनस मार्किंग को बहुत कम करने की कोशिश कीजिए, तुक्का उसी पर लगाइए जिसके पे आपको 50-50 एटलीस्ट नॉलेज हो। वो 19 नहीं पता है मत लगाइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है चीजें कि बीइंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ठीक है कॉलेज के पास 300 सीट्स हैं, पर जनरल कैटेगरी के लिए उनके पास एक लिमिटेड सीट है, और 1-2 नंबर के फासले से आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलने से रुक जाता है, और फिर वो कसक एक लाइफ टाइम रहती है, क्योंकि 3 साल की डिग्री करने में आप 300 बार सोचोगे कि काश मैं इस कॉलेज में गया होता। जब भी आपके साथ जिस भी कॉलेज में आप जाओगे वहां पर कुछ गलत होगा तो आपको लगेगा यार मैं इस कॉलेज में होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, तो वो रिग्रेट पूरे टाइम रह जाता है। तो इसलिए अभी कोई कसर मत छोड़ो, एंड उसके बाद जो चीज़ें होंगी उनके बारे में वीडियोस आएंगी, डोंट वरी, ठीक है। एंड टाइम क्या कम पड़ता है रक्षिता, बिकॉज 3 घंटे मेरे हिसाब से, मैंने तो 1.5 घंटे में पेपर खत्म कर लिया था NCHM का। तो व्हाट डू यू फील कि मतलब कैंडिडेट्स को क्या बोलोगे कि क्या 3 घंटे एक्चुअली कम पड़ जाते हैं या फिर 3 घंटे एक्चुअली ज़्यादा हैं? बिकॉज मुझे मेरा एग्जाम्पल पता है, तुम अपना बता सकते हो। किसी भी पेपर को लगाने के लिए, जो क्वेश्चन बनाने के लिए जो एक टीम ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठे होते हैं ना, वो बनाते ही ऐसा पेपर है कि किसी भी बच्चे को किसी भी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का हो कभी टाइम कम ना पड़े। क्वेश्चन बनता ही ऐसा है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला आपसे बदला लेने को बैठा है और क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि आपको एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पुअर परफॉर्म करोगे। कभी ऐसा नहीं होता। हमेशा ये बूस्टअप रखिए, एक बहुत इंटेलिजेंट बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठते हैं जो हर बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल को देखते हुए क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, मीडियम, इजी, डिफिकल्ट, ठीक है। तो अब ये जो 14 दिन में जो हम पेपर लगाने का बोल रहे हैं, जो एनालिसिस करने का बोल रहे हैं, मैंने बोला पेपर को 2 घंटा 20 मिनट 30 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा खेल आप अगर 14-15 दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना डेली बेसिस पे एकदम कंसंट्रेट होके, क्योंकि उस समय मैं कहूंगी आप अपने पास फोन मत रखिए, घड़ी के रिस्ट वॉच है, टेबल क्लॉक है, कुछ भी, उससे आप कंसंट्रेट कीजिए कि मैंने 2:10 पे करना शुरू किया, मुझे 5:10 तक पेपर, 4:10 तक पेपर कर देना है, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन होता है फोन आप जब आप पेपर लगा रहे हो। तो पेपर लगाने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता बस पेपर लगा रहे हैं अंधाधुंध। टाइम कम कभी नहीं कर पड़ेगा अगर आप डेडलाइन ही लेके चलोगे कि आपके पास 2 घंटा 30 मिनट है। आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लीजिए। सर मेरा ये था कि मेरे को इंग्लिश, एप्टीट्यूड सेक्टर दोनों मेरा कंफर्टेबल था, मेरे उसमें अच्छे मार्क्स जा रहे थे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आते थे उसमें से मैं 100 प्लस आउट ऑफ 110 एग्जैक्टली, अगर एक मार्क्स ईच दें हर एक क्वेश्चन को।
तो Great. मैं क्या करती थी, मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि हो सकता है जीके जीएस में करके पहले देखो, मतलब मैं पहले जीके जीएस का सेक्शन उठाती हूँ, फिर इंग्लिश और उस पर आती हूँ, क्योंकि ये चीजें क्या होती है, जीके जीएस में आया नहीं आया काम खत्म, एक तुरंत सेलेक्टिव हो जाता है कि आ रहा है तो कर दिया, नहीं आया तो छोड़ दिया, क्योंकि जीके जीएस में कुछ कभी होता है ना कि हाँ क्लिक कर गया, हाँ, नहीं ऑफ क्लिक कर गया, कोर्स. तो वो बीच के 30 लास्ट के जो 30 मिनट होते हैं उस पर आप उस पर फोकस कीजिए, या एक्सपेरिमेंट कीजिए लगाते समय कि कौन सा सेक्शन आप उठा रहे हैं तो आप जल्दी पेपर खत्म जल्दी कर पा रहे पेपर हैं, खत्म कर अपने पाओगे. स्ट्रांग वाले सेक्शन को जल्दी उठाइए। मैं तो पहले ये बोलूंगी कि जो स्ट्रांग सेक्शन है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का मैथ्स हो सकता है, किसी का लॉजिकल रीजनिंग, जो भी हो सकता है, उसको पहले उठाइए और उसको फिर आप उस पेज पे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, तो आपको टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा। मेरा पेपर 2 घंटा 10 मिनट में कंप्लीट हो गया था। उसके Great. बाद मैं स्ट्रगल कर रही थी जीके जीएस में, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जो नहीं क्लिक कर रहे थे, और जो अल्टीमेटली याद मैंने आप थोड़ा सा नहीं जोर दो तो शायद याद भी आ जाए, या फिर नहीं भी आएगा तो आपको नहीं भी छोड़ना आता पड़ेगा. है। बट इफ़ यू हैव टाइम, आई थिंक कई बार ऐसा होता है कि जो तुरंत आपको नहीं आता रहा, थोड़े टाइम बाद आपको याद क्लिक कर जाता है वो टॉपिक दिमाग में, तो हम्म वो चांस आप ले सकते हो. तो जीएस अगर आप मतलब अपने हिसाब से कंफर्टेबली फिट कर लो कहीं दो सब्जेक्ट्स के बीच में, हम्म सो या दैट और डीमोटिवेट तो पेपर में नहीं होना है कि हे भगवान सामने वाला जल्दी जल्दी कर रहा है, वो इज तो करे जा एग्जैक्टली. रहा है, ये बहुत सब लोग चीजें बहुत लोग 200 क्वेश्चंस कर लेते हैं 1.5 घंटे में, और फिर उनका स्कोर आता है, नहीं बोलते हैं उस बारे में, बात ही नहीं करते. मतलब आप दूसरों को देखिए ही मत, आप अपने कंपैरिजन नहीं. अपने स्क्रीन पे फोकस कीजिए कि हाँ ट्रू. मुझे ये चीजें आ रही हैं, ये चीजें नहीं आ रही हैं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। पूरे पेपर देते टाइम आपके मन में स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि मैं इस पे पहले वर्क कर लूँ, इस पे पहले वर्क कर लूँ, क्योंकि आपको टाइम मिलता है वहां 15-20 मिनट, आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो आपको सेंटर पे बैठने का, पेपर खुलने से पहले ही आपको 1 घंटे पहले बैठा लिया जाता है, एक माहौल आपके मन में क्रिएट किया जाता है कि हाँ अब आप पेपर देने जा रहे हैं, सीबीटी पे आप पेपर देने जा रहे हो, बस काफी टाइम होता है रिलैक्स करने का। कैरी और वाटर बॉटल, दैट इज मैंडेटरी, बीच बीच में पानी पीते रहिए, या अगर नहीं अलाउड है तो वो वहां पे जरूर रखते हैं सेंटर वाले। या मेंटल पीस एक बहुत जरूरी चीज है जो पेपर में स्टेबिलिटी, कंप्लीटली पीस. कंप्लीटली आपको स्टेबल रखेगा, एक पेस बना के रखेगा, उस पर आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं कि घबरा गए बहुत ज्यादा कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो उस सेक्शन को देखिए, जो चीजें आ रही हैं पहले उसको कीजिए, हो सकता है मोटिवेशन आ जाए, आप बूस्टअप हो जाए उस चीज को, कह रहे मुझे ये चीजें आ रही हैं, अब मैं ये कर सकता हूँ। या ये सब भी खेल होता है, कभी कभी पूरा एक बैलेंस बना के रखना होता है, ट्रू. और एक एक क्वेश्चन को फोकस करना जरूर है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ जीके जीएस आता ही नहीं है तो हमने वो सेक्शन ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं बताती हूँ माई स्कोर वॉज 706 आउट ऑफ 800, राइट, या एंड 746 वॉज हाईएस्ट, ठीक है, एंड माई रैंक इज 157। सो सिर्फ 40 कैलकुलेट मार्क्स के गैप में. कि कि 30 मतलब 25-30 नंबर 40 नंबर के बीच में हम क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है, 1 मार्क पे 1 बच्चा होगा, 1 मार्क पे 2 बच्चा होगा, 1 मार्क पे 3 बच्चा होगा, लेकिन उतना भी नहीं था, उससे भी ज्यादा बच्चे थे। 746 जिसने पाया was ranked 1 and she is also in IHM Pusa and I am also in IHM Pusa, और मेरा रैंक है 157। अगर मैं 10-15 नंबर और पीछे रही होती तो चांसेस थे कि मैं सीट ही नहीं मिलती. सेकंड काउंसलिंग या मिलता नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। जनरल कैटेगरी के लिए हमेशा से फाइट रहती है, उस पे तो मुझे लगता है कि वो 100% ट्रू है, लेकिन फिर वही है कि एक एक क्वेश्चन को अपना टाइम जरूर दीजिए, ट्राई कीजिए कि उस क्वेश्चन को डिमोटिवेट आप नहीं होना अटेम्प्ट है करें। प्लीज़. आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन जो ये वाली हुई है इससे कुछ कैंडिडेट्स डिमोटिवेट हो जाएंगे, बट पॉइंट डिमोटिवेट होना नहीं, इट्स द रियलिटी एंड यू विल गेट थ्रू इट. आपने प्रिपरेशन की, आपने 14 दिन लगातार मॉक्स लगाए, यू हैव डन एवरीथिंग दैट अदर कैंडिडेट्स माइट नॉट हैव. तो आपके पास एज है, ठीक है, आप प्रिपेयर कर रहे हो सीरियसली एंड दैट मैटर्स यार. आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने स्ट्रैटेजी में, अपनी प्रिपरेशंस में, एंड दैट इज़ हाउ यू डू एन एग्ज़ाम. और कोई तरीका ही नहीं होता है. सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड ऑन दिस. और आपको मिलेंगी सीट्स, डेफिनेटली मिलेंगी. आपको बस हाँ अपने हाँ प्रिपरेशन में बिलीव रखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल भी चांस ही खत्म हो जाएगा. डेफिनेटली हाँ ये रक्षिता भी एक इंसान ही थी जिसने प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन में बिलीव रखा एंड देन वो सीट निकाली अपने लिए. इवन तो उसकी रैंक मतलब कंसिडरेबली कम हो गई जस्ट बिकॉज समवन स्कोर्ड 746, बट दैट डज नॉट मीन कि उसकी प्रिपरेशन जस्टिफाई नहीं हुई. सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड. एंड एक दो क्वेश्चंस गलत होना भी चलता है, इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ डील. हाँ जब मैं भी अपना एग्जाम दे गया था तो मेरे पापा ने मुझसे ये पूछा था कि गलत कितने, मतलब मैंने बोला पापा मेरे 5-10 ही गलत होंगे, बट इन दी एंड मेरे 19 क्वेश्चंस गलत हुए थे, तो इतना ज़्यादा मेरे भी मैटर नहीं 22 करता. क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे। ऑल्सो रक्षिता के टाइम पर क्या था, आई बिलीव आपके टाइम पर ऑनलाइन था एग्जाम, राइट? हम्म तो बहुत सारे बच्चों के पास अनफेयर एडवांटेज था एंड दैट इज़ द रीज़न प्रॉबेबली जिसकी वजह से इतने हाई कट ऑफ्स गए. मेरे टाइम पर मेरी 696 मार्क्स थे आउट ऑफ 800 एंड स्टिल आई गॉट 27th रैंक, एंड रक्षिता के 706 मार्क्स थे एंड स्टिल शी गॉट 157th रैंक. तो
आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, इस साल इतने ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएंगे क्योंकि ऑफ नहीं कोर्स जाएंगे, डेफिनेटली सीबीटी मोड में जा डेफिनेटली। रहा है। एंड ऐसा नहीं क्योंकि कि मेरे टाइम 7 पर बच्चों ने 700 के ऊपर स्कोर नहीं किया था, ऑफकोर्स किया था, तभी मेरे से 27 रैंक है। वो मेरे ऊपर 26 लोग हैं जिन्होंने ऑफकोर्स 720 के प्लस स्कोर किया होगा। बट जो मेरे में ना पर मार्क्स पे जो रैंक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो कंपेरेटिवली कम था रक्षिता से, बिकॉज वो टॉप्स को एक कोल्ड होता है ना कि द लैडर ऑफ सक्सेस इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप। टॉप, तो यस। जितने ज़्यादा मार्क्स होते जा रहे हैं उतने कम बच्चे होते जाएंगे। एंड जैसे ही आप देखो ना 350, 400, 450, 500 वाले मार्क्स वाले जो कैटेगरी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि वो एवरेज कैटेगरी जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे स्कोर करेंगे। तो वो जो रैंक की एक एक पॉइंट के बेसिस पर रैंक की हसल है, फाइट है ना, वो वहाँ पर है। आप अचानक से देखोगे कि इतने मार्क्स में इतने ज़्यादा रैंक्स आपको दिख रही हैं। एंड ऊपर के जो मतलब मुझे लगता है 150 to 200 मार्क्स होते हैं, वहाँ पर बहुत कम रैंक्स होती हैं। सो फिल्टर आउट करना बहुत इजी हो जाता है उन बच्चों को जो 650 प्लस स्कोर करते हैं, और फिल्टर आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है उन बच्चों को जो बच्चे 500 to 600 स्कोर करते हैं। तो मेजॉरिटी, मैं यही बोलूंगी, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स शुड कंसंट्रेट ऑन स्कोरिंग मोर एंड मोर, पिकिंग अप द क्वेश्चंस जो उनको नहीं आते हैं इस टाइम पे, उस चीजों को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। नए टॉपिक्स मत उठाइए 14 डेज में, बस पेपर लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। जो सेक्शन आपको लगा कि इसमें मैं कमजोर पढ़ रहा हूँ, उसको एक बार देख लिया, हो पाया तो ठीक, नहीं तो जितने क्वेश्चंस आप 100% दे के आप स्कोर कर रहे हो ना, उसमें नेगेटिव करने की कोशिश कम कीजिए, वो ज्यादा मैटर करते हैं। ऑन मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नेगेटिव कम करें, क्योंकि सर ने भी 19 नेगेटिव किए, मैंने भी 22 नेगेटिव किए। तो नेगेटिव आप बचा लो, वेल एंड गुड, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको मैटर तो करेगा। वो जितना कम नेगेटिव होगा उतने माइनस आपके कम जाएंगे, और वही रैंक डिसाइडिंग नेगेटिव मार्किंग में ना एक होता है कि आप अगर आपने सही किया तो आपको मिलते हैं 5 मार्क्स का बूस्ट, बट अगर आपने गलत किया तो 5 मार्क्स का लॉस आपके भी टोटल में से लॉस जाएगा। तो वो और फिर वही रैंक डिसाइडिंग हो जाता है। वो चीजें, वही मैंने बोला ना कि कसक रह जाती है जीवन भर की, एक डायलेमा रहेगी कि अरे इस कॉलेज में जा रही हूँ, अच्छा कर पाऊंगी ना, चाहते हुए भी वो एक डायलेमा हो जाती है फ्रॉम द स्टार्टिंग, काउंसलिंग टाइम से भी, कि यार ये तो मेरा कॉलेज का गोल था ही नहीं, मुझे तो इसमें जाना था, मुझे तो उसमें जाना था, ये पसंद था, वो पसंद था। वो डे 1 से डायलेमा हो जाती है, और फिर उसी से परफॉर्मेंस हैम्पर करने पड़ती है आपकी एकेडमिक्स में। तो ये सब चीजें कीपिंग इट असाइड, 14 दिन में सिर्फ और सिर्फ पेपर लगाइए, खूब बूस्टअप हुए, खूब ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स लीजिए, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है भाई। ड्रिंक्स आई मीन रसना सॉर्ट ऑफ थिंग, इसे नहीं कि कुछ और ले रहे हैं। Okay. कंसंट्रेट ऐसा रहिए, कुछ फोकस नहीं रहना रहिए। है कि आपका पता चला एग्जाम के दिन आप कबीर सिंह बन के बैठे हो, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक मेरी तरफ से जो कंक्लूजन होगा इस पूरी डिस्कशन का वो ये है कि अगले 14 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस नहीं करना है। इंस्टेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस फेस करने पर फोकस करना है, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिले, नॉलेज मिले एंड स्ट्रैटेजी मिल जाए अपने लिए, जो आप NCHM में बैठ के अप्लाई करोगे, जिसके बेसिस पर अपने कॉलेज की सीट क्रैक करोगे एंड अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन लोगे। सो थैंक यू सो मच रक्षिता, आपने बहुत वैल्यू प्रोवाइड करी चैनल को एंड स्टूडेंट्स को जो आज अपीयर करने के लिए तैयार हैं ऑन 18th of June। एंड आई बिलीव आपके पास डेफिनेटली कुछ और शब्द होंगे उनको बोलने के लिए, इफ यू वांट। फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे काफी टेंशन थी कि मैं क्या ही बोलूंगी, पर आई थिंक मैंने ठीक ठाक कर दिया है। Yeah, you've done great, better than I do, of course. लास्ट कुछ यही वर्ड्स हैं कि मतलब मोटिवेट रहना इज मस्ट, फोकस रहिए, शॉर्टकमिंग्स लिखते जाइए, लिखेंगे तो आपको पता रहेगी। एक हल्की टेंशन होनी दिमाग में जरूरी है कि अरे ये चीज इस पेपर में नहीं आई थी, ये रिवाइज करनी है। क्योंकि लास्ट के 1-2 दिन में ना वही जीके के क्वेश्चन रिवाइज कर लो आप, वही जो आपने क्वेश्चन पेपर में, जब आप क्वेश्चन पेपर पलटो, एक चीज मैं बताना भूल गई, रेड पेन ब्लू पेन से उन क्वेश्चंस को टिक कर लो जो आपको लगता है अरे ये तो आते हुए गलत हो गए, उन पेपर्स को, उन चीजों को रिवाइज करके आप चले गए। कभी भी सेंटर पे बुक कॉपी लेके मत जाइए, सेंटर पे जाइए कूल काम, एकदम अपने आप को बैलेंस रखते हुए आराम से ये सोचिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर ये मन में होगा कि आई कैन डू इट, आई कैन क्रैक द सीट, एक सीट जो है वो मेरे लिए है, इस कॉन्फिडेंस को लेके चलेंगे तो आप 110% सक्सेस पाएंगे। और ये सोच के चलने से आप, ये होता है ना कि एक अंदर से होता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, हाँ हो जाएगा, ये वाली एक स्ट्रैटेजी मन में आती है और पेपर बहुत अच्छा जाता है। Exactly. तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी पेपर आता है। All that matters is the confidence. Yes, exactly. It's easy. It's easy and confidence matter करता है आपकी प्रिपरेशन में, खुद में। एंड आई थिंक इतना आप लोग के लिए बहुत होगा। ये जो प्रेप टॉक थी, आई होप कि आप लोग को हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच रक्षिता अगेन फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट व्हाट ऑल यू डिड टुडे।
एंड आई बिलीव कि बच्चे भी आपको थैंक यू ही बोलेंगे. सो अगेन थैंक यू अगेन. It was my pleasure. Thank you, sir.